नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वापस आपकी 12th एग्री जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो आपका यहाँ पे 23 है। ठीक है, जो चैप्टर है ये आपका 23 नंबर चैप्टर स्टार्ट करने वाले और इस चैप्टर का नाम है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। मानव का जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर का ये आपके पार्ट नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। और जो क्लास का टाइमिंग है वो डेली वो आपके 5 बजे से लाइव क्लास होती है, तो सारे यहाँ पे लाइव जुड़ जाया करें। एक बार जो भी लाइव देख रहे हैं यहाँ पे कमेंट जरूर कर दें, आवाज़ क्लियर आ रही है तो वीडियो एकदम अच्छा लग रहा है आपको तो यहाँ पे कमेंट जरूर कर दें। क्यूज़ का टाइम है हमारे वो रहेगा आपके 8 बजे रहता है डेली का क्यूज़ का टाइम। ठीक है, तो जो क्यूज़ का टाइम है वो आपके 8 बजे से। इसके अलावा एग्रीकल्चर बायोलॉजी की जो क्लास है होती है वो आपकी 6 बजे से होती है। कितने बजे से होती है? एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास आपकी 6 बजे से होती है। एक बार सारे यहाँ पे जो भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। और वो श्वसन तंत्र हम पढ़ेंगे यहाँ पे मानव का श्वसन तंत्र। इसका पढ़ेंगे हम यहाँ पे मानव का श्वसन तंत्र। यहाँ पे देखो श्वसन तंत्र के पीछे कुछ कारण है, यहाँ पे ध्यान रखना कि श्वसन है ये मानव में श्वसन की जो क्रियाविधि होती है या फिर मानव जो श्वसन करता है वो क्यों करता है, इसके पीछे कुछ रीजन्स है। उन रीजन्स को आपको यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे श्वसन तंत्र के बारे में समझते हैं, क्या संरचनाएं होती है, किस प्रकार की होती है, फिर हमारे यहाँ पे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। जिस तरह से आपके सामने ये डायग्राम दिया गया है मानव का श्वसन तंत्र का, और ये आपके ये इधर वायु कोशिकाओं की एल्वोलाई की संरचना दी हुई है। इनको जानने से पहले हम यहाँ पे श्वसन तंत्र के बारे में कुछ बेसिक सा जान लेते हैं कि श्वसन होता है आपके क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो मानव शरीर के अंदर ध्यान रखना कि जो भी जैविक क्रियाएं होती है, ठीक है, जो भी आपकी बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस होती है, जैविक क्रियाएं जो भी क्रियाएं की जाती है, जैसे कि उत्सर्जन की, अवशोषण की सारी प्रोसेस, उन सारी क्रियाओं के ध्यान रखना इस सारी प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, भोजन के पाचन की हुआ, अवशोषण हुआ, किसी पदार्थ का उत्सर्जन करना, इन सारी क्रियाओं के लिए जो भी क्रियाएं होती है शरीर के अंदर वो जैविक क्रियाएं, तो इनके क्रियाओं के संपन्न करवाने के लिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता। अब देखो यहाँ पे ये जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, ये ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? ध्यान रखना कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, क्या खाते हैं? खाद्य पदार्थ। क्या खाते हैं हम यहाँ पे? खाद्य पदार्थ। और इन खाद्य पदार्थों में ध्यान रखना क्या होते हैं, इन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना आवश्यक है। जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उन खाद्य पदार्थों का यहाँ पे ऑक्सीकरण होना आवश्यक है। और जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। तो ये ऊर्जा मिलेगी कैसे? ध्यान रखना, ये ऊर्जा मिलेगी आपके श्वसन के द्वारा मिलेगी, श्वसन के द्वारा। ऑक्सीकरण कब होगा? आपके श्वसन के द्वारा। किसका ऑक्सीकरण होगा? आपकी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण श्वसन के दौरान या फिर श्वसन की क्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिससे हमारे शरीर में क्या बनती है? ऊर्जा मिलती है, या फिर हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, श्वसन है वो एक प्रकार की क्या आपके जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक क्रिया है, श्वसन एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी क्रिया? आपके जैव रासायनिक क्रिया। ये ध्यान रखना यहाँ पे कि जैव रासायनिक क्रिया इसको क्यों कहा जाता है, इस प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब देखो जैव रासायनिक क्रिया तो है, लेकिन जब आपके इस खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, कि जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उस खाद्य पदार्थ का अगर ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है यहाँ पे? ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो ध्यान रखना कि जो ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है उसके द्वारा क्या बनेगा? आपके शरीर में CO2 बनेगा, H2 बनेगा, और ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हमें ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, और ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टोटल 38 ATP के अणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 38 ATP के अणु। अर्थात हमारे शरीर में ध्यान रखना ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन के लिए 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? आपके श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पसीनों का आपके H2O को पसीने के रूप में, और ATP के रूप में हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम देखो यहाँ पे समझने वाले आपके कि जो श्वसन है, इस श्वसन के प्रकार समझने वाले। किसके प्रकार? इस श्वसन के प्रकार, कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से श्वसन के प्रकार की बात की जाए यहाँ पे, कि जो श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यहाँ पे 2 प्रकार का। देखो कौन कौन से, एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जो भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दें यहाँ पे। अब देखो श्वसन है वो 2 प्रकार का। एक तो होता है आपका बाह्य श्वसन,
कौन सा श्वसन? आपकी बाह्य श्वसन। और बाह्य श्वसन के बाद में एक होता है आपका आंतरिक श्वसन। कौन सा होता है यहाँ पे श्वसन? आपका आंतरिक श्वसन। ये दो प्रकार के श्वसन होते हैं, ठीक है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। सबसे पहले देखो जो आपके सामने यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम में देखना कि जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन हम नासिका के द्वारा आपके श्वास नली में आती है, यहाँ पे श्वास नली के द्वारा श्वसनी में जाती है। श्वसनी मतलब आपके अलग अलग फेफड़ों में जाती है, आगे आपकी श्वसनिकाओं में जाती है, फिर इन आपके वायु कुपिकाओं में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रवेश करती है, इन वायु कुपिकाओं में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि जो पर्यावरण की ऑक्सीजन है, ये जो एटमॉस्फेयर मतलब आपके पर्यावरण की जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा CO2 को वापस बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को यहाँ पे क्या कहा जाता है? आपके बाह्य श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके बाह्य श्वसन। या फिर इसे श्वास लेना, या फिर इसे श्वास लेना या स्वातन भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रीदिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके ब्रीदिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग कहा जाता है। और ब्रीदिंग ध्यान रखना, जो हम CO2 बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये एक प्रकार की भौतिक क्रिया है। कौन सी क्रिया? एक प्रकार की भौतिक क्रिया। तो यहाँ पे दोनों में अंतर ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं और ये श्वास ले रहे हैं, इसे कहते हैं ब्रीदिंग या फिर भौतिक मतलब भौतिक क्रिया। ब्रीदिंग मतलब आपके श्वास लेना या फिर स्वातन कहलाता है। अब देखो बाह्य श्वसन तो हो गया ये, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये क्या कहलाएगा आपके यहाँ पे? ये कहलाएगा आपका ब्रीदिंग कहलाएगा। और ये एक प्रकार की यहाँ पे भौतिक क्रिया। अब देखो नेक्स्ट होता है, ये तो बाह्य श्वसन, मतलब श्वसन होता है वो आपकी दो प्रकार का, एक तो बाह्य श्वसन, एक होता है आपका आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन के बारे में समझ लिया क्या होता है। अब देखो सेकंड आंतरिक श्वसन क्या होता है कि जो भी प्राणियों के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है, उस ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकाएं कर लेती। क्या कर लेती? कि प्राणियों के अंदर जो भी ऑक्सीजन जा रही है, उस ऑक्सीजन का उपयोग प्राणी कर लेते। किस रूप में? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में करते। किसके रूप में करते हैं? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में करते हैं, ठीक है। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो क्या क्या बनता है? आपका CO2 बनता है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपके H2O बनता है। इसके अलावा ध्यान रखना शरीर में ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यहाँ पे H2O बन रहा है और आपका CO2 बन रहा है। तो ये जो सारी प्रोसेस हो रही है किसके मध्य हो रही है? ध्यान रखना, हमारी शरीर की कोशिकाओं के मध्य, सेल्स के मध्य हो रही है। इसके मध्य सेल, क्योंकि सेल को ऊर्जा की आवश्यकता है तो यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त हो गई इसको। ये प्रोसेस होती है आपके सेल के रूप में, इसीलिए मतलब कोशिकाओं में हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है आपके कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है? आपके आंतरिक श्वसन। दोनों बातें ध्यान रखना यहाँ पे, कोशिकीय श्वसन भी और आपके आंतरिक श्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस संपन्न कहाँ पे होती है? कोशिका में, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन या फिर इसे आंतरिक श्वसन भी यहाँ पे कहा जाता है। अब जो आंतरिक श्वसन होता है ना बेटा, ये आंतरिक श्वसन आपके दो प्रकार का, यहाँ पे कितने प्रकार का आंतरिक श्वसन? दो प्रकार। कौन कौन है सर? बता देता हूँ वो भाई। देखो जब आंतरिक श्वसन है ना, अगर ये आंतरिक श्वसन आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसके परसेंट यहाँ पे प्रेजेंस में, आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं? आपके ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन कि जब आपके यहाँ पे ध्यान रखना कि श्वसन आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, O2 की उपस्थिति में, वह कौन सा कहलाएगा? ऑक्सी श्वसन। अगर वो आपके श्वसन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति में होता है, किसकी अनुपस्थिति में होता है? O2 की अनुपस्थिति में होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन CO2 को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना। आंतरिक श्वसन की जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में किया जाता है, जिससे हमारे शरीर की जो कोशिका होती है उसमें ATP, H2O और CO2 बनते हैं। इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। और ये एक प्रकार मतलब जो आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन मतलब अवायवीय श्वसन होता है, ये आपके दो भागों में बंटा होता है। कौन सा? यहाँ पे आंतरिक श्वसन, ठीक है। कितने भागों में बंटा होता है? दो भागों में बंटा होता है। अब ये नॉर्मल बात तो हो गई आपके श्वसन तंत्र की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपके कि मानव में जो श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग एवं तंत्र के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपके विभिन्न अंगों के बारे में चर्चा करेंगे कि श्वसन तंत्र में विभिन्न अंग कौन कौन से हैं।
तो इसमें ध्यान रखना कि जो भी अंक में यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ उन नाम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक हो जाएगा आपका नासा द्वार, क्या हो जाएगा यहाँ पे नासा द्वार। नासा द्वार मतलब नासा द्वार के माध्यम से वायु अंदर जाती है और फिर वायु जाती है आपके नासा द्वार से, ध्यान रखना, आपके नासा गुहा इसमें जाती है, नासा गुहा। नासा गुहा से जाती है आपके नासा ग्रसनी, इसमें जाती है नासा गुहा से नासा ग्रसनी में जाती है, ठीक है। और नासा ग्रसनी से ध्यान रखना यहाँ पे कंठ में जाती है, इसमें कंठ में, और कंठ से जाती है आपके श्वास नली में, किस में जाती है आपके श्वास नली में, और श्वास नली से वायु ध्यान रखना आगे जाती है आपकी श्वसनी, वहाँ पे जाती है श्वसनी। श्वसनिका के बाद में आपके श्वसनिका, और श्वसनिका के बाद में वायु कुपिका, क्या हो जाएगी यहाँ पे वायु कुपिका। तो इस प्रकार से ये आपके क्या होती है, यहाँ पे डिवाइडेशन रहता है पूरे श्वसन तंत्र का। तो एक एक पार्ट के बारे में, मतलब ऑक्सीजन पहले नासा द्वार से नासा में, नासा से नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी कंठ, कंठ से आपके श्वास नली, फिर आपके स्वारियंत्र, फिर श्वसनिका और फिर वायु कोपिका। इतने सारे भागों में से आपके ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे शरीर में, ठीक है, जिससे हमारी शरीर की कोशिकाओं को क्या मिलता है, यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके कार्य संपूर्ण रूप से ठीक तरीके से ढंग से यहाँ पे कर पाते हैं, ठीक है। आई बात समझ यहाँ पे। अब जो बाकी वाली जो प्रोसेस होगी ना, जो भी आपके डायग्राम से संबंधित बातें वो हम करेंगे बाद में। देखो हृदय, सॉरी, जो आपका श्वसन तंत्र होता है वो आपकी मतलब श्वसन में दो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं दो, कितने होते हैं, दो लंग्स होते हैं। इसके नीचे डायफ्राम पाया जाता है, जो एक आपके हृदय की मांसपेशी होती है। लेफ्ट वाला जो हृदय होता है, सॉरी, वो जो आपके लंग्स होता है वो आपके दो भागों में, जबकि राइट वाला कितने भागों में होता है, आपके 3 भागों में डिवाइड रहते हैं। इस प्रकार से सारी एक डिटेल्स के बारे में हम जानने वाले हैं और वो पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो यहाँ पे आपको अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। और आपकी जो क्यूज का टाइम है वो आपको शाम को 8 बजे होगा, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना।